फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं अपवहन वेग और विद्युत विभवांतर के मध्य संबंध। तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में अपवहन वेग समझाया था। जब किसी चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर एक नियमित गति अध्यारोपित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक निश्चित दिशा में अल्प वेग प्राप्त कर लेते हैं और सभी इलेक्ट्रॉनों के अल्प वेगों का औसत ही अपवहन वेग कहलाता है। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, इसको हम वी द्वारा व्यक्त करते हैं और विभवांतर को कैपिटल वी द्वारा हम यहां व्यक्त करेंगे। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र में बल लगता है तो वो होता है F इक्वल्स टू QE। मैंने आपको इस तरह समझाया था। माना इलेक्ट्रॉन की ये एक अनियमित गति हो रही थी, इस तरह से अनियमित गति हो रही थी, और हमने जब इसे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा तो इन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा था। F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, इस तरह से बल लग रहा था और ये कुछ इस तरह से विस्थापित हो रहे थे। कुछ इस तरह से इनमें विस्थापन उत्पन्न हो रहा था। तो इसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन अल्प वेग प्राप्त कर रहे थे, जिसे हमने अपवहन वेग कहा था। और अपवहन वेग की कोटि मैंने आपको बताई भी थी, वो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपवहन वेग और विद्युत विभवांतर के बीच संबंध। तो माना किसी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो बल लगेगा F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं Q इक्वल्स टू होता है -E। तो हम लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू -E वेक्टर, यानी Q इक्वल्स टू -E। और हम जानते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू होता है MA वेक्टर -EE वेक्टर। तो यहां से A वेक्टर इक्वल्स टू आएगा -EE वेक्टर अपॉन M। तो यहां मैंने त्वरण का मान निकाल लिया A वेक्टर, और यहां ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू MA वेक्टर। अगर मैं इसका यहां परिमाण देखूं तो परिमाण हो जाएगा A इक्वल्स टू EE वेक्टर अपॉन M। माना विभवांतर आरोपित करने से पूर्व इलेक्ट्रॉन अपनी ऊष्मीय चाल से गतिशील थे। मैंने आपको बताया भी था, जब तक हम विभवांतर नहीं लगाते हैं उससे पहले इलेक्ट्रॉन किस चाल से गतिशील होते हैं? ऊष्मीय चाल या ऊष्मीय वेग से गतिशील होते हैं, और उनकी औसत ऊष्मीय चाल का मान 0 होता है। गतिशील थे, अतः U एवरेज यानी उनकी औसत चाल या उनका औसत वेग U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर, UN वेक्टर अपॉन N इक्वल्स टू कितना होता है? 0 होता है। लेकिन विभवांतर आरोपित करने के बाद हमने माना अब उनकी चाल कितनी हो गई? U1 से V1 हो गई, U2 से V2, U3 से V3, ऐसे UN से VN हो गई। तो हम लिख सकते हैं
माना विभवांतर आरोपित करने के बाद उनकी चाल यानी इलेक्ट्रॉनों की चाल क्रमशः v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर डॉट 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 vn वेक्टर है। अतः गति के प्रथम समीकरण से हम कह सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, यही होता है। तो हम लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 वेक्टर बराबर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, v1 वेक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर, समय को मैं ले रहा हूं v श्रांति काल, तो v श्रांति काल मैंने ले लिया τ1, v श्रांति काल को हम τ1 से दिखा रहे हैं। तो माना विभवांतर आरोपित करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वे अपने ऊष्मीय चाल से यादृच्छिक गति कर रहे थे, तो उनकी जो चालें थी वो थी u1 u2 u3 अप टू un। लेकिन जैसे ही विभवांतर आरोपित किया उनमें एकदम से अपवहन उत्पन्न हुआ और उनकी अपवहन चाल कितनी हो गई, v1 v2 v3 अब vn हो गई। और ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए कितने समय में हुआ, τ1 τ2 τ3 τ4 τn समय में हुआ। तो हम लिख रहे हैं इसे v1 वेक्टर इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर τ1। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे हम v2 वेक्टर इक्वल्स टू u2 वेक्टर। अब सबके जो त्वरण है वो समान है, इसलिए इसको a वेक्टर लिख देता हूं और ये τ2। इसी तरह से तीसरे के लिए u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ3। ऐसे ही nवे के लिए, nवे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं v3 वेक्टर vn वेक्टर इक्वल्स टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर τn। तो इस तरह से हमने कुछ समीकरणें निकाल ली हैं। ये समीकरण 1, ये 2, इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं और ये संबंध हो गया 4। तो यहां से मेरे पास v1 की वैल्यू आ गई, v2 की वैल्यू आ गई, v3 की वैल्यू आ गई, ऐसी vn की वैल्यू आ गई। तो अपवहन वेग की परिभाषा मैंने बताई थी, ये जो वेग है v1 v2 v3 vn, अगर इनका मैं औसत ले लूं तो वो क्या आ जाएगा, मेरे पास परिणामी अपवहन वेग आ जाएगा। अतः औसत परिणामी अपवहन वेग ये होगा मेरे पास v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस vn वेक्टर अपॉन n इक्वल्स टू vd वेक्टर। यानी ये जो वेग थे इनका सबको मैंने औसत ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया, vd वेक्टर आ गया। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं इसे परिणामी अपवहन वेग या अपवहन वेग की परिभाषा से। तो विभवांतर लगने के बाद इलेक्ट्रॉनों ने जो अल्प वेग प्राप्त कर लिए उनका मैंने क्या ले लिया, औसत ले लिया। उनका औसत ही क्या होता है, अपवहन वेग होता है। तो अभी मैंने v1 की वैल्यू निकाली थी, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1, v2 मैंने कैलकुलेट किया था u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2 प्लस u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ3 अपॉन, इसी तरह से nवे के लिए भी un वेक्टर प्लस a वेक्टर τn अपॉन n। और ये किसके इक्वल चल रहा है,
ये v d वेक्टर के अपवहन वेग के इक्वल चल रहा है। तो अगर आप देखो तो मैं u1 u2 u3 वाले टर्म एक जगह कर लेता हूं, तो ये लिखे जा सकते हैं u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर, इसी तरह से un वेक्टर, प्लस ये जो a वेक्टर टॉ 1, a वेक्टर टॉ 2, a वेक्टर टॉ 3, a वेक्टर टॉ n है, इनको मैं एक जगह कर रहा हूं और a वेक्टर को कॉमन ले रहा हूं। तो a वेक्टर बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर हो गया टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3, ऐसे अप टू टॉ n तक, और अपॉन में n चल रहा था तो n को भी मैंने क्या कर दिया, दोनों जगह अलग अलग कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास v d वेक्टर। तो आप देखो ये औसत ऊष्मीय वेग बन गया हमारा। ये क्या बन गया, औसत ऊष्मीय वेग। हम जानते हैं कि औसत ऊष्मीय वेग कितना था, समीकरण नंबर 3 से 0 था। समीकरण 3 से u एवरेज वेक्टर कितना था, 0 था। तो मैं इसके स्थान पे क्या रख दूंगा, 0 प्लस a वेक्टर, और ये औसत विश्रांति काल हो जाएगा। ये सभी विश्रांति काल है और ये उनकी संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये इनके विश्रांति काल है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, औसत विश्रांति काल। तो औसत विश्रांति काल को मैं लिख दिया, टॉ बार से लिख दिया इक्वल्स टू vd। तो मैं यहां लिख भी देता हूं इसे मैं यहां लिख देता हूं, औसत विश्रांति काल टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस टॉ n अपॉन n इक्वल्स टू टॉ बार। और u एवरेज मैंने बताया था अभी आपको, u एवरेज कितना था, 0 था। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 5, vd वेक्टर बराबर a वेक्टर टॉ बार। तो आगे हम यहां समीकरण नंबर 1 से a वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं। तो vd वेक्टर और e वेक्टर के बीच में हमारे पास संबंध आ जाएगा। तो यहां से समीकरण 1 से a वेक्टर का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो मेरे पास आएगा vd वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर के स्थान पर रख रहा हूं माइनस e वेक्टर अपॉन m, और ये टॉ बार। तो यहां मैंने कहां से रखा, समीकरण 1 से रखा, और समीकरण 1 में मैंने निकाला हुआ था a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर अपॉन m। यहां बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो माइनस है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित हुए हैं। त्वरण देखो, त्वरण कितना है, माइनस ऑफ ई वेक्टर, यानी त्वरण की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो यहां से अगर मैं अपवहन वेग का परिमाण लूं तो ये आएगा vd बराबर ई वेक्टर ई अपॉन m टॉ बार। ये परिमाण के रूप में मैंने लिख दिया। अब हम विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध जानते हैं। विद्युत विभवांतर और दूरी, विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध से होता है E इक्वल्स टू V बटे L। मैंने आपको बताया भी था कि E इक्वल्स होता है माइनस dV बाई dr, यानी ऊपर तो क्या है विभवांतर, नीचे क्या है दूरी। तो मैंने परिमाण के रूप में लिख लिया E इक्वल्स टू V बटे L। यहां L क्या है, चालक की लंबाई है, और V उस पर आरोपित विभवांतर, V लगाया गया विभवांतर है। तो यहां हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 6 व 7 से vd बराबर ई टॉ बार अपॉन m, और ई के स्थान पर रख रहा हूं मैं v अपॉन l। तो बेटा यही कहलाता है हमारा अपवहन वेग और विभवांतर के बीच संबंध, यही
अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध है। तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपवहन वेग और विभवांतर के बीच में संबंध समझ सकते हैं। आराम से पूरे वीडियो को देखो, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा अपवहन वेग और विभवांतर के बीच संबंध। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, टॉ बार औसत विश्रांति काल। मैंने बताया भी था इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय विश्रांति काल होता है, और सभी इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति कालों का औसत ले ले तो यह आ जाता है औसत विश्रांति काल। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और l उस चालक की लंबाई है। तो इस तरह से हम आसानी से अपवहन वेग और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं।